मेरा नाम नेहा है और जो मेरा दोस्त था उसका नाम अमन था। हम लगभग हम उम्र थे। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था। वह मुझसे कुछ महीने छोटा था। मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी। वह बचपन से ही हर छुट्टियों में हमारे घर आता था। जब हम दोनों में दोस्ती हुई थी तब मैं 9 साल की थी और वह 8 साल का था। हम दोनों रिश्तेदार से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त की तरह थे। वह जब भी शहर से हमारे घर पर आता तो घर में हलचल सी हो जाती थी। माँ बाबूजी भी उसे बहुत प्यार करते थे। छुट्टियाँ खत्म हो जाने के बाद वह अपने शहर चला जाता था। पहले वह हमारे रिश्तेदार यानी अपने माता पिता के साथ आता था, लेकिन जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके घर वाले उसे बस में बिठा देते थे और यहाँ से हमारे बाबूजी उसे बस स्टैंड से उतार लेते थे। हमारा बचपन इसी तरह हंसी खुशी बीतता रहा। वैसे हम अपने अपने स्कूलों में एक ही क्लास के छात्र थे, मगर वह पढ़ने में मुझसे बहुत होशियार था। अगले साल हमारी बोर्ड की परीक्षा थी। वह अपने शहर में तैयारी कर रहा था। परीक्षा से पहले की छुट्टी में वह फिर से हमारे घर आया। क्योंकि वह पढ़ने में होशियार था, इसलिए मैं कई विषयों में उससे सहायता लेने लगी थी। माँ भी उसे कहती कि मुझे परीक्षा की तैयारी करवाने में मदद करें। हम छत पर घंटों बैठकर पढ़ाई करते। वह किसी भी विषय को इतने अच्छे तरीके से बताता कि मुझे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस बार हम कई दिनों तक बहुत करीब रहे। पहले जिस तरह उसके यहाँ रहते हुए जितना समय हम साथ होते थे, इस बार उससे ज़्यादा समय हम साथ रहे। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म होने पर वह वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। करीब 1 महीने तक हम सिर्फ रात में सोने के लिए अलग होते थे। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक उसकी एक एक ज़रूरत का ख्याल मुझे रखना पड़ता था। उसे नाश्ता देना, खाना खिलाना, उसके कपड़े आयरन करना, रात में उसका बिस्तर तैयार करना, मच्छरदानी लगाना आदि सारे कामों की मुझे आदत सी हो गई थी। उसके लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा लगता था। उसके जाने के बाद मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना बुरा लगने लगा था। न जाने क्यों इस बार मुझे उसकी कमी बहुत खलने लगी। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी इस हालत को माँ ने पहचान लिया, मगर मैं अपने अंदर के इस बदलाव से अनजान थी। जाते हुए उसने कहा था कि परीक्षा खत्म होते ही वह फिर आएगा। मुझे पास होने से ज़्यादा परीक्षा खत्म होने का इंतज़ार रहने लगा, क्योंकि उसे जो वापस आना था। परीक्षा खत्म होते ही मैं बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उस समय संचार का जरिया सिर्फ चिट्ठी या टेलीग्राम ही था। एक दिन उसकी चिट्ठी मेरे बाबूजी के नाम आई। उसमें उसके आने की तारीख लिखी हुई थी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि चिट्ठी तो बाबूजी के नाम थी, मगर संदेश मेरे लिए था। उसके बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। दिन था कि गुजरता ही नहीं था। उसके आने के दिन को मैं मन ही मन गिनने लगी। मेरे छत से हाईवे दिखता था जहां वह बस से उतरता था। उसके आने के 3-4 दिन पहले से ही मैं छत पर जाकर हाईवे पर बार बार देखा करती थी। दिन भर खोई रहती थी। खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। यह सब मेरी माँ ने गौर कर लिया था। उनकी पैनी और अनुभवी नज़र ने सब कुछ जान लिया था। आखिर उसके आने का दिन आ गया। उसकी बस दोपहर में आने वाली थी। अचानक माँ ने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया और समझाने लगी। उनके कहने का मतलब साफ था कि उन्होंने मेरे अंदर की छिपी हुई बेचैनी को भांप लिया था। वह समझ गई थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मर्यादाओं से जुड़ा है। उसका और मेरा रिश्ता बड़े और छोटे का है। समाज और रिश्तेदारों में हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। अगर तुम्हारे दिल में बचपने के कारण ऐसा कुछ है तो उसे दिल से निकाल दें। इस बार उसके आने पर उससे दूरी बनाकर रखना। इसी में हम सबकी इज्जत है, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। माँ की इस हिदायत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं शर्मिंदा थी, मगर उससे भी ज़्यादा इसलिए परेशान थी कि उसके आने के बाद उससे दूर रह पाना मेरे बस में नहीं था। फिर भी माँ को शक होना मेरे लिए बुरा था। उसके आने की घड़ी आ गई। माँ के कहे अनुसार मैं उसे रिसीव करने दरवाजे तक भी नहीं जा सकती थी। बाबूजी उसे बस स्टैंड से लेकर आए। वो बरामदे में बैठा बाबूजी से बातें कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में बैठी तड़प रही थी।
उसके बात करने की आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी। माँ के बात करने का लहजा पहले की तरह नहीं था। यह मुझे बुरा लग रहा था। वह भी कुछ रुक रुक कर बेमतलब की बातें कर रहा था, जिसे मैं समझ रही थी। उसकी नज़र मुझे ही ढूंढ रही थी। माँ ने उसे बरामदे के उस पार वाले कमरे में बैग लेकर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह बस के सफ़र से थका होगा, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। खाना तैयार होने पर उसे बुला लिया जाएगा। मैं अलग कमरे में पिंजरे में कैद पक्षी की तरह तड़प रही थी। पूरा दिन हम एक दूसरे से माँ की हिदायत तथा पहरेदारी के कारण ना तो मिल सके, ना ही एक नज़र देख सके। मैं पूरे दिन बेचैन रही। मैं जानती थी उसकी भी हालत मेरी तरह ही होगी। दोपहर के समय जब वह बरामदे में खाने के लिए आया, उस वक्त मैं स्नान घर में थी। वैसे तो मेरा नहाना हो गया था, मगर मैं बाथरूम से जानबूझकर नहीं निकल रही थी, क्योंकि दरवाजे के छेद से मैं उसे साफ साफ देख पा रही थी। वह खाने की कुर्सी पर बैठा था और बार बार मेरे कमरे की तरफ देख रहा था। मैं जानती थी कि उसकी निगाहें मुझे ही तलाश कर रही हैं। मैं बेबस होकर उसकी बेचैनी को देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बाथरूम में दरवाजे के छेद से मैं उसे जी भर के देख रही हूँ। माँ रसोई में खाना परोस रही थी, इसलिए वह मुझे ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाथरूम से निकलकर सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह हक्का बक्का सा मुझे देख रहा था और मैं उसे। स्नान करने के कारण मेरे बाल भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था। हम काफ़ी देर तक एक दूसरे को बेबस की तरह देख रहे थे। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि सुबह से उसका मुझे नहीं देख पाना कितना दर्द भरा था। हम दोनों को ख्याल ही नहीं हुआ कि कब माँ थाली लेकर वहाँ आ गई। माँ ने गले से आवाज़ निकाली, तब हमें होश आया। मैं अनमने मन से वहाँ से हटकर कमरे में चली गई। उसको आए हुए 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में मैं उसे सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए देख पाई थी। वह भी कभी आंगन में, कभी दालान में अपनी बेचैनी काट रहा था। दिन रात माँ की निगाहें हमारा पीछा करती रहीं। मैं कमरे में बेचैन रही। मुझे मालूम था उसकी भी हालत मेरे जैसी ही है। तीसरे दिन मुझे नौकर से मालूम पड़ा कि माँ पड़ोस में किसी काम से गई है। मेरे लिए यह मौका कीमती था। मैं लगभग भागती हुई उसके कमरे में गई। वहाँ वह नहीं था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह कहाँ होगा। मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुँच गई। वह उदास मन से छत के एक कोने में चुपचाप बैठा था। मेरी पायलों की खनक सुनकर वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में देखकर उसके गम का अंदाजा मैं लगा सकती थी। जी चाहता था कि एक बार उसके सीने से लिपट कर रो पड़ूं, मगर डर था, इसलिए ऐसा ना कर पाई। हम बहुत देर तक अपने अपने दुख बयान करते रहे। उसने अपने दिल के दर्द को मेरे सामने खोल कर रख दिया। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। हम कब तक एक दूसरे का हाथ थामे रोते रहे, हमें पता न चल सका। बातों बातों में हमने यहाँ तक कह डाला कि अगर हम मिल नहीं सकते तो मर तो सकते ही हैं। मगर हम जानते थे कि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद अपने माता पिता की जिल्लत हमारी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उसने अपनी जेब से एक कंगन निकाला, बोला, यह मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मैंने उससे कहा, तो मुझे यह कंगन पहना दो, लेकिन उसने मुझे वह कंगन नहीं पहनाया और अपनी जेब में वापस रख लिया। मैंने उसे बताया कि मुझे इस तरह एक घर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मगर उसने मुझे रोक दिया और वापस नीचे जाने पर विवश कर दिया। मैं बेमन से छत से नीचे लौट गई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में झांक कर देखा तो वह वहाँ नहीं था। उसका बैग भी अपनी जगह नहीं देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने एक नौकर से पूछा तो उसने बताया कि रात में उसकी मेरी माँ से बहुत देर तक बातें होती रहीं और सुबह सूरज उगते ही वह पहली बस से अपने शहर को लौट गया। मैं छुप छुप कर कई दिनों तक रोती रही। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ मुझे दुनियादारी की बातें समझाती रही और बताती रही कि उसका और मेरा रिश्ता सम्मानजनक था। वह उम्र में मुझसे छोटा और मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी। समाज हमारे संबंध को हरगिज स्वीकार नहीं करता। हमारे बीच जो भी था वह मात्र बचपन का नासमझ आकर्षण था। जवानी में हुई इस गलती को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई थी।
कुछ साल बीत गए, उसका कोई भी पत्र नहीं आया। कभी कभी रिश्तेदारों से उसके परिवार तथा उसके बारे में मालूम पड़ जाता था। समय ने मेरे घाव को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी तस्वीर धुंधली हो गई थी। मैं भी रिश्तों की मर्यादा को अच्छी तरह समझने लगी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद बाबूजी ने मेरी शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी। लड़का बहुत सुंदर था। मैंने उसकी तस्वीर देखे बिना ही हाँ कर दी। मेरी सगाई हो जाने के बाद मेरे होने वाले पति का मेरे पास लैंडलाइन पर फ़ोन आना शुरू हो गया। मेरी शादी तक लैंडलाइन हमारे घर पर लग चुका था। मेरे होने वाले पति मुझे लगभग हर शाम फ़ोन करते, लेकिन मेरा उनसे जरा सा भी बात करने का दिल नहीं करता। वह अक्सर मुझसे पूछते, नेहा, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन मैं हर बार यह कहकर इनकार कर देती कि आपको गलतफहमी हो रही है। दरअसल मेरा कम बात करने का ही स्वभाव है, इसीलिए आपको यह लग रहा है। मैं अपने माँ बाबूजी की इज्जत की खातिर अपने प्यार का गला घोंट चुकी थी और धीरे धीरे नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रही थी। आखिरी मुलाकात के 4 वर्ष के बाद वह मेरी शादी में शामिल होने आया था। मैं रस्मों में बहुत व्यस्त थी। कुछ लोगों की आपसी बातचीत से मालूम हुआ कि वह आया हुआ है। मेरा दिल वर्षों के बाद फिर उसी तरह से धड़क उठा। रस्मों को निभाते हुए भी मेरी नज़र उसे ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं नहीं दिखा। मैं उसकी एक झलक पाने को बेचैन हो रही थी। मैं किसी भी तरह उसे एक बार देखना चाहती थी। माँ शादी की रस्मों में बहुत व्यस्त थीं। रिश्तेदारों तथा मेरी सहेलियों ने मुझे सजा धजा कर तैयार कर दिया था। तभी बारात आने की खबर सुनकर सभी देखने चली गईं। कमरे में सजी धजी मैं अकेली थी। दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर देखा तो वह मेरे दरवाजे पर ही खड़ा था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगा। वह मुझे उदास नज़रों से देख रहा था। 4 वर्षों में वह बहुत बदल गया था। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखकर बिखर गई थी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर सब कुछ समझ रहे थे। उसने कहा, खुश हो? मैंने रोते हुए जबरदस्ती का हाँ कह दिया। उसकी आंखों में भी आंसू भरे थे। उसने अपनी पॉकेट से वही कंगन निकाला जो आखिरी मुलाकात में मुझे पहना नहीं सका था। मैंने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कुछ देर तक मेरे हाथों को प्यार से थाम कर रखा। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद टपक कर मेरे हाथ पर गिरा, जिससे मैं सिहर उठी। उसने जल्दी से कंगन मेरे हाथ में पहनाया और कमरे से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा जोर से बहने लगी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर तब तक रोती रही जब तक मेरी सहेलियों ने रस्मों के लिए मुझे बुलाने नहीं आ गईं। कुछ देर के बाद मेरी सहेलियां मुझे मंडप पर ले गईं। मैं रुआ से मन से सर झुकाए सारी रस्मों को चुपचाप निभा रही थी। फिर पंडित जी ने मुझे फेरों के लिए खड़े होने को बोला। मेरी नज़रें बार बार अमन को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन जब मैं अमन को देखने लगी तभी मैंने जो देखा उसे देख मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने देखा कि मेरी शादी जिससे होने वाली थी वह तो मेरे सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने आश्चर्य से बाबूजी की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुराने लगे। उसके बाद मैं जिसे अपना पति समझ रही थी, जब उसकी तरफ देखा तो सहरे के अंदर अमन का चेहरा दिखा। अमन को देखते ही मैं चौंक गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं तुरंत ही फूट फूट कर रोने लगी और बाबूजी को गले से लगा लिया। फिर मैंने पूछा, आखिर यह सब कैसे और क्या? खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे और मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। उसके बाद मेरे होने वाले पति ने मुझे बताया, नेहा, दरअसल अमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं यह तो जानता था कि वह किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वह लड़की तुम ही हो। तुमसे भी जब मैं फ़ोन पर बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज शादी होने से पहले मैं एक बार तुमसे सामने से मिलकर कुछ बात कर लूं। लेकिन मैं जैसे ही तुम्हारे कमरे में आया तो मैंने वहां पर अमन को तुम्हें कंगन पहनाते हुए देखा और तुम लोगों की सारी बातें सुन ली और फिर मैं सब कुछ समझ गया।
उसी वक्त मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं अपने दोस्त को उसके अधूरे प्यार से हर हाल में मिलाकर ही रहूँगा। मैंने तुरंत ही तुम्हारे बाबूजी से सारी बात कर ली और अपने घर वालों को भी पूरी सच्चाई बता दी। पहले तो ये लोग नहीं माने, लेकिन मैंने फिर यही कहा कि शादी दो आत्माओं का मिलन है। जो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती, क्या वह मेरे साथ या क्या मैं उसके साथ कभी खुश रह पाऊंगा? तो ऐसी शादी करने का आखिर क्या मतलब? इंसान को उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहिए जिससे वह दिल से प्यार करता हो। मेरी बात सुनकर तुम्हारे बाबूजी और मेरे घरवाले तो राजी हो गए, लेकिन तुम्हारी माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी मेरे बाबूजी बोले, तुम्हारी माँ तो समाज का डर लेकर बैठी हुई थी। वह बार बार यही रट लगा रही थी कि नेहा अमन से बड़ी है, अगर यह शादी हुई तो यह समाज हम पर बहुत थूकेगा। जबकि वह खुद यह भूल गई कि हम दोनों की शादी भी एक दूसरे की पसंद से हुई है और तुम्हारी माँ खुद मुझसे 2 साल बड़ी है। अपने प्रेम विवाह के समय तो उसे कोई भी समाज दिखाई नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी के समय उसे सारे ऊंच नीच और समाज का डर दिखने लगा। तभी मेरी माँ पीछे से आकर मेरे गले से लग गई और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने समय में वकालत करने लगते हैं और दूसरों के समय में सीधा फैसला सुनाने लगते हैं। मैं भी तेरे साथ वही गलती करती चली जा रही थी, जबकि खुद के समय में मैं कुछ और ही अपेक्षा रखती थी। लेकिन मैं तेरे बाबूजी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। बाबूजी बोले, समाज कुछ भी नहीं होता। अगर आपका परिवार, आपके माता पिता आपके साथ हैं तो कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवार की एकता में बहुत बड़ी ताकत है, जिसे समाज तो क्या, बड़ी से बड़ी ताकत भी हिला नहीं सकती। मैंने बाबूजी को एक बार फिर से गले से लगा लिया। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के लोग आए। मैंने अपने होने वाले पति को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मुझे मेरा प्यार वापस मिला था। फिर मेरी और अमन की खुशी खुशी शादी हो गई और मैं अपने प्यार के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए विदा हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आपको आगे भी सुनाती रहूँ। थैंक यू।